प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और हमारे आमंत्रित यहाँ पर हमारे जो अतिथि आए हैं और सभी विराजमान महानुभावों का मैं बहुत आदर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जनजातीय जो हमारे लोग हैं हमारे उत्तराखंड में, और इस तरह से इन जातियों ने यहाँ आकर के विकास की धारा में अपने को सम्मिलित किया, और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनजाति जो हमारे पूरे विश्व में देखें तो अफ्रीका में, अफ्रीका के बाद फिर भारत का नंबर आता है। और भारत में लगभग 700 ऐसी हमारी जनजातियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रहती। हमारा उत्तराखंड भी इस क्षेत्र में हम कहेंगे कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है इसको पहले स्कंद पुराण में 2 भागों में बांटा जाता था। एक को केदारखंड जो गढ़वाल का क्षेत्र है, और ये हमारा ये मानस खंड जो कुमाऊं का क्षेत्र है। तो 2 बड़े क्षेत्र थे हमारे, ये स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। तो ये जो पूरा उत्तराखंड हमारा बना है इसमें भी हमारी बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो पहले से यहाँ रहती थी और वो मूल यहाँ की थी। हम इस उत्तराखंड को पहले अरण्य प्रदेश कहा जाता था। अरण्य माने जंगल, बहुत पूरा उत्तराखंड जंगल से, यहाँ इतने जंगल थे, घने जंगल थे कि ऋषि मुनि जैसे लोग ही यहाँ आ पाते थे और यहाँ तपस्या करते थे। उनके साथ हमारे जो यहाँ पर जो जातियाँ रहती थी उनमें आपने सुना होगा कुनिंद है, कोल है, आपके इधर हमारे राजी जातियाँ हैं, हमारे खस जातियाँ हैं, नाग जातियाँ हैं। ये जातियाँ यहाँ की मूल जातियाँ हुआ करती थी जो जंगलों में रहती थी, और ये जंगलों में ही रह कर के अपना जीवन बसर करते थे। हालांकि बाद के दशक में फिर यहाँ से बाहर की जातियाँ यहाँ आई और उन्होंने यहाँ की जातियों को अपने में सम्मिलित करके फिर अपने गांव बसाए, अपने सब कुछ के और विकास की धारा में आगे गए। लेकिन अभी भी कुछ जातियाँ हमारी ऐसी हैं जो अभी भी जंगलों के अंदर हैं और उनको बाहर लाने की ज़रूरत है। हालांकि अब विकास की धारा में वो लोग भी आगे हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा बाहर लाने की ज़रूरत है। हमारे उत्तराखंड में अगर हम देखें कि जैसे जातियाँ हमारी यहाँ हैं, जो जनजातियाँ हैं, जैसे भोटिया जनजाति, तो भोटिया जनजाति है हमारी, तो ये हमारे चमोली में भी है, पिथौरागढ़ में भी है, और इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अगर आप व्यास, चौदास और दारमा घाटी की तरफ जाएंगे तो उनको रंग नाम से जाना जाता है, उनका रंग समूह। और अगर हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट और उधर की तरफ जाएं तो वे मारछा के लिए कहते हैं, उधर के लोग वो होते हैं। और तोलछा 2 जातियाँ हैं जो कि भोटिया जनजाति हैं। वो आपके बद्रीनाथ, माणा और नीति घाटी में, जहाँ से धौली गंगा आती, उसमें घाटियों में रहते हैं। और ये ज़्यादातर तिब्बत से लगी हुई ये जातियाँ। और ये भोटिया जातियाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा कहेंगे कि जुझारू, साहसी और वो दृढ़ संकल्प वाली, और बहुत ही हम कहेंगे कि इनका योगदान हमारे लिए बहुत ज़्यादा रहा। आप कहेंगे कि 1960 से पहले जब चाइना का युद्ध हुआ था, उससे पहले ये जातियाँ जो भोटिया जातियाँ थी हमारी, ये तिब्बत से व्यापार करती थी। और हम कहेंगे कि हम कहते हैं ना कि तुमने हमारा नमक खाया है, तो वही नमक का अगर बात करें तो हमको नमक खिलाने वाली ये भोटिया जनजातियाँ थी जो तिब्बत से नमक लाती थी और हमारे पूरे गाँव में नमक बांटते थे और ऊन लेके आते थे। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो तिब्बत से हमें आती थी। और ये जो हमारे हिमालय के दर्रे हैं, माणा, नीति और दर्रे हमारे पिथौरागढ़ के दर्रे हैं, वहाँ तक ये दर्रे जो हैं यहाँ से ये लोग वो करते थे। जैसे हमारे अगर इस तरफ चले जाएँ, मुनस्यारी की तरफ चले जाएँ उधर, तो वहाँ जो हमारी भोटिया जनजाति हैं वो शौका के नाम से जानी जाती है, शौका जाति। ये भी सारे वहाँ से तिब्बत से व्यापार करते थे, और ये व्यापार करके हम लोगों को बहुमूल्य ये चीज़ें जो है प्रदान करते थे। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में कपास नहीं होता था, तो हम कपड़े कहाँ से पहने,
तो ये ऊन लेकर के आते थे, क्योंकि उन तिब्बत में, और ये लोग भी अपनी भेड़ पालते थे, ये वहाँ से तिब्बत से ऊन लेकर के आते थे, नमक लेके आते थे, काला नमक लेकर आते थे, सेंधा नमक लेकर के आते थे, और बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको लेकर के आते थे। मुझे याद है जब मेरे गाँव में भूटिया लोग आते थे तो वो बकरियों के साथ आते थे, तो बड़ी बड़ी बकरियां होती थी, चेल्पा उसको बोलते थे, बड़ी ताकतवर होती थी, और उनके लिए ऐसे झोले बनाए जाते थे, ऊन के झोले। वो ऐसे झोले होते थे कि कितनी बर्फ पड़ जाए, कुछ हो जाए, उसके अंदर पानी जा नहीं सकता था। ये देखिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास थी। और चमड़े की रस्सियाँ होती थी जिनसे उनको बांध देते थे, और उसके अंदर नमक रख करके वो बकरियों में लाद करके आते थे। वो पूरा हिमालय का भूगोल जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन प्रकृति का इतना ज्ञान था उनको कि कब क्या होने वाला है। जब वो जाते थे तिब्बत में, तो तिब्बत में जाकर के थोड़ी भाषा भी भिन्न हो जाती है, लेकिन वैसे इशारों में बात करके वहाँ जा करके उन लोगों से कुछ लोगों को अपने मित्र बना देते थे, और उनसे ये सामान लेते थे कि भाई नमक हम तुम्हारे यहाँ से ले जाएंगे, तुम्हारे यहाँ से हम ऊन ले जाएंगे, और उनको अपने बकरियों में भर करके लाते थे। तो एक प्रकार से वो वहाँ जो व्यापार करते थे उनके पास कोई लिखित नहीं होता था कि आप मेरे यहाँ से ले जाओ। क्या होता था कि वे लोग एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़कर एक उसको दे देते थे वहाँ, और एक अपने पास ले आते थे, अपने बटुए में संभाल के रखते थे जैसे बहुत कीमती चीज़। और जब दोबारा जब वहाँ जाते थे व्यापार करने, तो तब तक भूल जाते थे कि कौन है क्या है, तो वो उस टुकड़े को निकाल करके उसको देते थे कि मेरा मित्र है या नहीं है ये। तो वो भी अपना टुकड़ा निकाल करके तो दोनों को मिलाते थे। अगर दोनों का खांचा मिल गया तो यानी आप और हम जो है व्यापार के मित्र हैं। इस तरह से वो अपना व्यापार का एक वो बनाते थे। कितना सुंदर उनका अपना वो था कि देखिए। और सबसे बड़ी बात, इस हिमालय को नांगने का जो तरीका था उनके पास था, अद्भुत था। यानी जब ये लोग यहाँ से जाते थे तिब्बत में सामान लेने, तो अगर दर्रा पार करना है तो 10 बजे से पहले दर्रा पार करना है। अगर उसके बाद 10 से ज़्यादा 11 बज गया तो फिर नहीं जाते थे। अगर किसने दुस्साहस किया जाने का तो उसकी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। और वो क्या था कि जब ऊपर 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद ऊपर हिमालय में बहुत तेज आंधियाँ चलती हैं, और उन आंधियों में आदमी बकरियां तक उड़ जाती हैं। तो बताते थे कि उस तरफ जो है जब पहली तरफ तिब्बत की तरफ जाते थे तो वहाँ खाइयों में कई बकरियां जो हैं वहाँ मरी रहती थी। तो जो अगर कोई ज़बरदस्ती वहाँ चले गया तो उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता था। इसलिए वो इतने वो होते थे कि सुबह 4 बजे निकल करके अगर उन्होंने दर्रा पार करना है तो आज 4 बजे उठ करके और अपनी बकरियों में सारा सामान लाद करके दर्रे को पार करके निकलना ही निकलना है। ये उनकी एक होती थी। तो इस तरह से वो जलवायु का, प्रकृति का, हिमालय के सारे उनके जो होते थे उनको समझते थे और इससे व्यापार करते थे। तो जब हमारे गाँवों में आते थे तो हमें नमक देते थे। व्यापार विनिमय से होता था, ऐसा नहीं कि कोई पैसा होता था, कुछ नहीं। हमारे गांव में आते थे तो हम उन लोगों को अपना मित्र बनाते थे। हम मित्र बोलते थे, मेरा मित्र आ गया। तो हमारे घर में आकर के फिर हम लोग उनको खाना भी खिलाते थे। बकरियां आती थी, उनके लिए चारा भी व्यवस्था करते थे। फिर वो सामान जो लाते थे वो हमको देते थे। यानी कुछ कई परिवार, गांव के जितने परिवार थे उनके बांटे होते थे कि मेरा मित्र आएगा तो इतने परिवारों को देगा। उसी प्रकार से दूसरे लोग होते थे, उनका दूसरा मित्र आता था, वो इस तरह से सामान देता था। हमारे यहाँ से वो मोटा अनाज लेते थे, वहाँ से लाते थे तिब्बत से नमक लाते थे, मोटा नमक लाते थे, क्योंकि हमें जानवरों को खिलाने के लिए भी चाहिए थे, अपने को खाने के लिए भी चाहिए था। और वहाँ से तिब्बत है, हींग है, इस तरह की कई चीज़ें लाते थे, बहुत बहुमूल्य चीज़ें, जड़ी बूटियाँ लेके आते थे, फर्ण लेके आते थे। और ये सब जो स्वाद की बात कर रहे हैं हम, बिना भोजन नमक के नहीं होता है। और ये जो दाल वगैरह में हम उसका छौंक मारते हैं, उसकी खुशबू, हिमालय की खुशबू हम तक पहुँचाते थे, ये हमारे भोटिया लोग होते थे। इस तरह से ये व्यापार चलता रहा। और ये बहुत हम लोग, हमारे दादा कहते थे कि अभी भी हमारा जो मंच है वो तिब्बत के नमक से भरा हुआ। जब यहाँ से गाड़ियाँ आने लगी, यात्रा सुलभ हो गई, उसके बाद भी हमारे यहाँ नमक जो है तिब्बत का नमक होता है। तो ये व्यापार की हम जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जो भूटिया जो जनजातियाँ हैं, इनका बड़ा वो रहा हमें। और यहाँ तक भी कि तिब्बत के लोग भी हमारे
जब वो पहले पहले यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा पाते तो तिब्बत के लोग वहाँ सामान लेकर के आधे रास्ता खा जाते थे। उनको हिमालय को चलने का और पार करने का बड़ा अनुभव था। और ये लोग जो हैं एक चौर गाय बोलते हैं उसको पालते थे, क्योंकि वो हिमालय में चढ़ने का बहुत आदी होता है। उसके जो खुर होते हैं वो बहुत आसानी से जो है हिमालय में बर्फ में चल लेते हैं। तो विशेषकर ये इस तरह की बकरियों को और इस तरह का काम करते थे। आपने सुना होगा कि हर 12 साल में एक हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में नोटिस से एक नंदा देवी राजजात जाती है, आपने सुना होगा। तो नंदा देवी राजजात अब अगले साल होने वाली है 2026 में। तो ये नंदा देवी राजजात हमारे देवाल ब्लॉक से होकर के और जो एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है वैदनी बुग्याल होते हुए रूपकुंड होते हुए और आगे जाती है। वहाँ से त्रिशूल पहाड़ लग जाता है, उसके बीच में जो दर्रा है उसको पार करने का एक रास्ता है, वो लोग जानते हैं, हमारे भूटिया लोग जानते हैं। तो वहाँ पर रूपकुंड से पहले एक जगह है हुणुबांग, हुणिया कहते हैं, जो तिब्बती के लोग हैं उनको हुणिया कहा जाता है। तो वहाँ पर का नाम हुणुबांग है। तो मैंने कहा इसका हुणुबांग क्यों रखा? तो साहब पहले तिब्बत के लोग जो हैं अपनी बकरियों में सामान यहाँ तक लाते थे, और यहाँ के हमारे जो भूटिया लोग होते हैं यहाँ तक बकरियों को यहाँ तक लाते थे, और यहाँ पर इसका एक्सचेंज होता था। तो जो हुणुबांग में आप देखेंगे तो बड़े बड़े खड़े पत्थर आपको मिलेंगे वहाँ। तो इसलिए होते थे खड़े पत्थर कि बकरियों से जब हमें वो दो बैग होते थे उनको निकालना होता था, तो एक आड़ करने के लिए दूसरी तरफ थोड़ा सा उसके लिए तो पत्थर होना चाहिए, तब उठा करके उसको पलटते थे। तो इस तरह से आज भी वो निशानी है कि ये व्यापार का एक जो केंद्र था हिमालय में इस प्रकार के थे। तो ये हमारे जो मैं भूटिया जनजाति की बात कर रहा हूँ, ये हमारे लिए वरदान थे। आज हमारे भूटिया बंधु ज़्यादातर हमारे पहाड़ के हिमालय के जो भूटिया बंधु वो मुख्य धारा में आए, अच्छे अच्छे सर्विस पे निकले, बाहर आ गए, और लगभग अब गांव भी ऊपर के हमारे सीमांत गांव खाली होने लगे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा ये हमें खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि हमारी सीमा जो तिब्बत वहाँ चीन से लगती है, आपका माणा के बाद ऊपर वाला पूरा होती है, और वहाँ से तो वहाँ अब ये लोग सब अपने जानवरों को चराते थे, इनकी एक दबदबा बना रहता था। अब वहाँ जब जनसंख्या ही नहीं है तो वो क्षेत्र खाली है। अब वहाँ से हमारे दुश्मन के घुसने की आशंकाएं भी काफ़ी बढ़ गई हैं। तो ये हमारे प्रहरी भी थे जो हिमालय के उसमें पूरे निगरानी करते थे, ये प्रहरी भी थे। तो ये हमारे भूटिया बंधुओं का बड़ा व्यापार रहा। जब ऊन आती थी तो वो बहुत बढ़िया कालीन, दरी और बड़े बड़े गलीचे बनाते थे, थुलमा बनाते थे, और वो हम लोगों को देते थे। तो वो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, और इतने सुंदर गलीचे और वो बनने में महारत हासिल था इनका कि वो बहुत बड़ी कीमत पे बिकते थे। आपने सुना होगा हमारे कुमाऊं में एक मेला लगता है, और जौल जेबी का पहला मेला है जो औद्योगिक मेला है। और इस औद्योगिक मेले में हमारे भूटिया लोग जो हैं ऊपर से हमारे इधर के लोग सारे ये सारी चीज़ें उत्पाद लेकर बना करके लाते हैं, और इधर से नेपाल से घोड़े बिकने के लिए वहाँ आते थे। ये बहुत बड़ी मंडी थी। तो बाद में नेहरू जी से कहा गया कि हमारे जो चमोली के लोग हैं उनको इस प्रकार की मंडी नहीं मिल पा रही है, आप वहाँ भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करें। तो तब एक गौचर एक जगह है, वहाँ पर एक मेला शुरू हुआ, और उसको भी जौल जेबी के नाम पर दोनों मेले एक साथ होते हैं। जौल जेबी का भी 14 नवंबर को होता है, और वहाँ भी गोचर का मेला भी 14 नवंबर को होता है। तो उस मेले में अब वहाँ के जो हमारे भूटांतिक लोग थे, भूटिया लोग थे, उनको व्यापार का एक अवसर मिला, और वो लोग वहाँ अपने सामान ला करके प्रदर्शनी लगाते थे, और हम लोग उन चीज़ों को लेने के लिए वहाँ उस मेले में जाते थे। तो वो मेले का बहुत बड़ा आकर्षण होता था। एक से एक किस्म के गलीचे, एक से किस्म के दन, और वो बना करके लाते थे। तब अब देखिए, मैं कभी गौचर मेले में गया तो वो अब हमारा वो पारंपरिक मेला नहीं रह गया। अब क्या है कि वो बाजार एक ऐसा बाजार बन गया है जहाँ सेकंड हैंड के कपड़े सारे लदे हुए हैं पूरे बाजार में। हमारी पहचान खो गई। अब गलीचे आपको नहीं मिलेंगे, एक आध कहीं एक कोई दुकान होगी। पूरा पहले गौचर का मेला जो था उसमें इसी प्रकार के स्टॉल हमारे भूटिया लोगों के लगे रहते थे, और हम उनसे उत्पाद खरीदते। आज हमें ढूंढना पड़ता है कि कोई है इस मेले में जहाँ हमारी इन लोगों के कुछ उत्पाद हैं। क्यों? जब है ही नहीं।
और उसके जगह पर एक बाहर का बाजार आकर के वहाँ स्थापित हो गया। सारा सेकंड हैंड की जैकेटें, बाहर कबाड़ी माल, सारा जो उनका बाजार खड़ा हो गया। इस तरह के हमारे ये मेले जो हैं ये कहीं अब खोने लगे हैं। ये सबसे बड़ी विचित्र बात है। तो ये मैं कह रहा था कि ये हमारी जो है एक जनजाति हमारी रहती है रवाई की तरफ, जिसको कहते हैं हम जौनसारी। जौनसारी हमारी एक जनजाति है जो टॉन्स नदी जो उधर से आती है, आपके गोविंद पशु विहार से होते हुए आती है, और इधर से आती है आपकी यमुना और टॉन्स नदी के बीच में जो जनजातियां हमारी हैं इनको जौनसारी कहा जाता है। जौनसारी कोई जाति नहीं है, ये कई जातियों का समूह है। उसमें कई, जैसे राणा हैं, उसमें कई प्रकार के रावत भी हैं, कई उनके अलग अलग जाते हैं, लेकिन इनको एक क्षेत्र विशेष के इनकी अपनी एक अलग संस्कृति है, उसके आधार पर इनको जौनसारी कहा जाता है। बाबर और जौनसारी ये पूरा आपका हिमाचल से लगा हुआ क्षेत्र है। ये भी हमारी एक जनजाति है जो हमारे सीमांत से जुड़ी हुई है। तो वहाँ भी हमारे जो भोटिया लोग रहते हैं, वो लोग हैं, तो वो एक नेलंग एक जगह है, आपने नेलंग का नाम सुना होगा। और एक जब आप गंगोत्री जाते हैं तो गंगोत्री से 10 किलोमीटर पीछे भैरव घाटी है। भैरव घाटी से एक रास्ता कटता है और नेलंग के लिए। तो पहले वो नेलंग का रास्ता बंद था, प्रतिबंध था, कोई वहाँ नहीं जा सकता था। भारत सरकार ने उसको खोल दिया क्योंकि नेलंग के ठीक पार जो है चीन की चौकियाँ हैं। चीन के जो सैनिक रहते हैं वो आम दिखाई देते हैं वहाँ, तो वहाँ इसलिए जाना प्रतिबंध था। तो ये नेलंग जो गाँव वहाँ है, अब पर्यटक जाने लगे हैं। और वहाँ की एक विशेषता यह है, जब आप भैरव घाटी से आगे जाते हैं तो एक ऐसा रास्ता है जिसको गर्दांग गली कहा जाता है। लकड़ी से बना हुआ, चट्टान जब थी तो वहाँ से जब लोग जाते थे तो रास्ता नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने लकड़ी के, वहाँ देवदार की लकड़ियाँ खूब होती है, लकड़ी को पहाड़ के अंदर छेद करके और इस प्रकार का एक रास्ता बनाया कि पूरी लकड़ी का रास्ता है। और आपको इतना आनंद आता है उस रास्ते में कि ये अद्भुत है कि इस प्रकार का रास्ता कहीं हिमालय में है ही नहीं। उसको गर्दांग गली के नाम से जानते हैं। आज पर्यटक वहाँ जाते हैं, उसको देखने जाते हैं। कौतूहल है हमारी एक टेक्नोलॉजी का कि किस तरह से हम हिमालय में इस प्रकार के रास्ते बना सकते हैं। तो उस इलाके में नेलंग घाटी में भी एक जनजाति हमारी रहती है वहाँ। तो ये उसको जाड़ कहते हैं, जाड़। तो वो जाड़ जो है ज़्यादातर तिब्बतियों से मिलते हैं, उनकी भाषा भी वही है और वो बौद्ध धर्मी है। तो ये भी हमारी एक जनजाति है पूरे उधर की, तो ये वहाँ की है। तो ये जो जौनसारी लोग हमारे हैं इनकी अलग पहचान है, इनकी अलग संस्कृति भी अलग है। थोड़ा हमारी ये पांडव की संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो द्रौपदी के मंदिर मिलेंगे आपको, वहाँ पर आपको वहाँ महासू देवता का मंदिर मिलता है। तो ये जौनसारी इनका जो मुख्य देवता है वहाँ महासू देवता है। जैसे हमारे कुमाऊँ में हम न्याय का देवता मानते हैं, हमारे गोलू महाराज हैं, उसी प्रकार से उनका एक देवता है जिसको वो महासू देवता माना जाता है। और वो बहुत, मतलब ये है कि अब लोग कहते हैं कि अगर किसी की चोरी हो गई और आप महासू देवता के पास चले गए तो उस चोर को किसी न किसी हालत पर वापस आना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। इतना जागरूक देवता माना जाता है। तो वो पूरा हिमाचल के लोग भी मानते हैं उसे, और हमारे जो उस जौनसार के इलाके के लोग भी हैं वो भी मानते हैं। तो थोड़ा हम लोगों की जो थोड़ा खान पान और इस प्रकार के जो हमारे मेले हैं इनसे थोड़ा भिन्न उनका मेला है, लेकिन आज भी उन लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है। आप देखिए, अगर जौनसार की संस्कृति देखेंगे, उनका पहनावा देखेंगे और उनका वो देखेंगे तो बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, लेकिन वो फिर भी अपने घर में आते हैं। उनके गाँव खाली नहीं है, वो दिल्ली में भी रहेंगे तो उनके घर का गाँव जो है खाली नहीं है। ऐसी संस्कृति का अगर मैं बात करूँ, हमारे व्यास चौदास और यहाँ की आप संस्कृति देखें, ये भी हमारी एक बहुत उन्नत संस्कृति है। यहाँ की जो पहनावा है, यहाँ की जो हमारी संस्कृति है, ये भी बहुत ऊंची संस्कृति है और आज भी जिंदा उन लोगों ने रखी है। जब मेला होता है, कंडाली का मेला यहाँ होता है, जब वो मेला होता है तो अपनी सारी पोशाक लेकर के वो जब आते हैं तो ये लगता है कि वास्तव में हिमालय खड़ा है, हिमालय की एक महान संस्कृति खड़ी है। ये हमारी गर्व की बात है कि हमारे इन जनजातियों ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा है और उसके लिए काम किया है। हमारे उसमें आज अभी अगर हम देखें तो हमारे उत्तराखंड में जनजातियों में लगभग 2,29,000 के करीब हमारी जनसंख्या है पूरी जनजातियों की।
और विशेषकर हमारे अगर उधम सिंह नगर और देहरादून में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हमारी हैं। और देहरादून में अगर हम कहें तो सहसपुर में और डोईवाला में जनजातियाँ हैं, और वहाँ भी हमारी बोक्सा जनजाति है। और आपके नैनीताल के इधर इलाके में खटीमा, और इधर आप देखेंगे तो हमारे जो हैं बोक्सा जनजाति भी है। और इधर एक बनरौत हम अगर कहते हैं बनरौत, तो अगर आप डीडी हाट की तरफ चले जाएं, डीडी हाट के पार चले जाएं तो वहाँ अभी भी वो लोग जो हैं जंगलों के अंदर रहते हैं, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादातर अब घुलने मिलने लगे हैं और हमारी मुख्य धारा में आ गए हैं। तो यही हमारा एक उत्सव मनाने का यही वो है कि हम इस उत्सव के द्वारा जो है हम इन लोगों को जो है जोड़ना चाहते हैं, इनको मुख्य धारा में ला करके इनके विकास की बात करना चाहते हैं। ये हमारे उत्सव का एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हमारे खटीमा में, हमारे यहाँ पर नैनीताल और उधम सिंह नगर में थारू जाति है, और ये थारू जाति के लोग जो हैं ये महाराणा प्रताप के वंशज माने जाते हैं। ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं और उनके अनुयायी हैं, और इनके अपनी एक अलग पहचान भी है, और ये बड़े सिद्ध हस्ती भी हैं। अगर आप देखें तो कताई बुनाई में, चटाई बनाने में, इसमें इनके मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। ये इनकी जो कला है, इनकी जो हस्तकला है, वो बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। और जितने भी हमारे थारू जनजातियाँ हैं खटीमा से लेकर उधम सिंह नगर तक ये फैले हैं, और ये भी उत्सव प्रेमी हैं। और जैसे हम लोग होली मनाते हैं तो इनका होली का त्यौहार सबसे लंबा होता है, 1 महीने 9 दिन तक ये होली का त्यौहार मनाते हैं। अपना एक बहुत अच्छा अपना वो होता है, इनका उत्सव होता है। तो ये जनजातियाँ हमारे उत्तराखंड की हैं, इन जनजातियों को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, और इनमें से आज बहुत सारे लोग हमारे मुख्य धारा में चल करके बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। अभी एक सेमिनार हुआ था देहरादून में, 7 राज्यों के जनजाति हमारे जो नवयुवक हैं उनको बुला करके हमारे संस्कृति विभाग और युवा कल्याण विभाग ने अभी कार्यक्रम किया था, तो उसमें भी उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उनसे मेरे बातचीत की थी, तो आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ से आए थे, और अपने परंपरागत वेशभूषा में उन्होंने अपना प्रदर्शन भी किया था। तो अभी उन वहाँ कुछ समस्याएं हैं, जैसे आप अरुणाचल में चले जाएं, आपका मिजोरम है और कई जगह हैं, कि हमारे जो इन जनजातियों के जो नवयुवक हैं ये कुछ दूसरी धारा में बह रहे हैं, और उस धारा को रोका जाना चाहिए। इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि इन जनजातियों में जहाँ ये लोग अब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अपनी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो सरकार ने कई प्रयास किए हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और इसी तरह के हम लोग जगह जगह उत्सव मना करके उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा, उधर आपके बिहार और उधर वाला इलाका है, वहाँ कई लोग जो हैं वो मुख्य धारा से हटकर अलग रास्ते पे चल रहे हैं, जो कि देश के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा कर रहे हैं, कई मुश्किलें पैदा कर रही हैं, और उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि उनको समझाया जाए किस तरह से, क्योंकि युवा हमारी ताकत है, और युवा अगर हमने कहीं भटका दिया तो वो हमारे लिए ही उसका एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इसलिए उन धाराओं को ला करके हम उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज इन जनजातियों को हमें सम्मान देना चाहिए। ये गौरव सम्मान यहाँ पर हमारे मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। हम इससे भी अधिक सम्मान देने की ज़रूरत है, और इन लोगों के जो हस्तकला है, इनके अंदर जो वो बना हुआ है, जो इनके अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को अपने विकास में लगाने की ज़रूरत है। हम अब विकास की धारा में उनको जोड़ें, उनको रोज़गार दें, उनको पढ़ाई के लिए अच्छे अवसर दें, उनके लिए इस तरह की उनके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। मैं अभी एक बता रहा था आपको, डीडी हाट में, तो वहाँ पर खां गांव है एक उधर, और वहाँ से नदी आती है, और पार जो जंगल बड़ा भयानक जंगल है, वहाँ सारे बनरौत रहते हैं, तो वो भी हमारी एक जनजाति है। तो इनकी सबसे ज़्यादा संख्या कम जो है बनरौतों की है,
ये 69 करीब हैं और 147 में उनके जो हैं परिवार हैं। तो 9 गाँवों में ये बसे हुए हैं केवल। आपके ये थोड़ा सा आपके धारतूला में है, थोड़ा आपके डीडीहाट में है, थोड़ा आपके चंपावत की तरफ है बस। तो ये सबसे कम जो जनसंख्या इन्हीं की है। तो ये लोग जंगल में रहते हैं, कुछ वहीं काम करते हैं। अब पहले तो ये आदमी से डरते थे। तो बताते हैं वहाँ के गांव के 1-2 लोग मेरे साथ गुरुजी थे, तो बताते थे कि हम लोग जो हैं अनाज ले करके पत्थरों में रख देते थे और वो छुपे रहते थे, वो हमसे डरते थे। और जब हम चले आते थे तो वो अनाज तो ले जाते थे और उसके बदले में हमें कुछ उपकरण दे जाते थे। उपकरण का मतलब जैसे हमें हल चाहिए या वो चाहिए, कुदाल का वो चाहिए, लकड़ी का सामान। तो उनको पहले वहाँ पर ये सामान रख देना पड़ता था कि इस तरह की चीज़ बना के लाना है, तो वो उस पत्थर में रख देंगे और उसके साथ कुछ अनाज रख करके हम चले आते थे। तो वो अनाज लेके चले जाते थे, उस मॉडल को भी लेके चले जाते थे और दूसरे दिन उसको बना करके उसी चीज़ को ला करके वहाँ रख देते थे। तो ये देखिए कि ये कितना अद्भुत वो है, हमारे बीच में एक समन्वय है उन जनजातियों को लाने के लिए। अब धीरे धीरे अब तो वो आ गए हैं, अब आरक्षण की वजह से हमारे विधायक तो वहीं से बना था। तो इस तरह से ये जातियाँ अब मुख्य धारा में आ गई हैं और इनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। इनसे जो पलायन हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। इनको शिक्षा की बेहतर अवसर देने की ज़रूरत है। इनको नौकरियों में आरक्षण तो है लेकिन उससे बेहतर और कुछ करने की ज़रूरत है ताकि इन जनजातियों को एक सुनहरा अवसर दे सकें, हम लोग विकास की धारा में इनको जोड़ सकें। इनकी टेक्नोलॉजी जो है इसको विज्ञान से जोड़ करके इनको विज्ञान के बारे में उनके क्या नई टेक्नोलॉजी अगर हम उनको दें तो उनके जो वो हैं कौशल है उसमें और निखार आ सकता है। इस तरह के हम काम कर सकते हैं। तो ये मैं इन चीज़ों के लिए आप लोगों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर एक जनजातीय गौरव सम्मान मनाया और इस तरह के गौरव सम्मान हमको मनाया जाना चाहिए, इनका सम्मान किया जाना चाहिए। और आज यहाँ पर आप लोग सब बैठे हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा प्रकृति को बचाने का काम इन लोगों ने किया है। अगर हमारी प्रकृति बची है तो इन लोगों ने किया है।